अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नॉवल पीएम में तेरी मुजीब ने मुबशरा बेगम के सवालात को मुकम्मल इग्नोर करते हुए मुलाजमा से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा, जिस पर वो असबाब में सर खला कर तेजी से चली गई। मैं कुछ पूछ रही हूँ मुहीब, क्या कर रहे हो? मुबशरा बेगम एक बार फिर अपना सवाल दोहराने लगी। ज्यादा कुछ नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने मफहमाना अंदाज में मुबशरा बेगम पर बड़ा गहरा तंज किया, जिसे सुनते ही वो नजरें शर्म से झुकाने पर मजबूर हो गई थी, जबकि बराबर में खड़ी सोबिया के सर के ऊपर से फ्लाई कर गया था। मुहीब का जवाब, ये ले मास्टर। मुहीब मुलाजमा से फर्स्ट एड बॉक्स लेते ही वो अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। दरवाजा लॉक होने की आवाज पर इस सहमी हुई लड़की ने आंखें खोली। नजमा ने इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देखा था। जैसे ही इसे वापस अपनी जानिब आता देखा, इसने आंखें फिर खौफ से बंद कर ली। अचानक इसे मुहीब का हाथ अपने सीधे पांव पर महसूस हुआ। इसने फिर तेजी से आंखें खोली। ये देखकर वो हैरत के गोते खाने लगी कि मुहीब इसका पांव पकड़कर इसमें से नरमी से कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकाल रहा है, जो इस सितमगर के खौफ से इससे पहले महसूस ही नहीं हुए थे। आह! खौफ की शिद्दत कम हुई तो अब पांव में चुभे हुए कांच के टुकड़ों की तकलीफ भी महसूस होने लगी। वो शिद्दत कर्ब से कराह उठी। इसके रिएक्शन पर मुहीब ने भी यकीनी के आलम में सर नफी में झटका। जब भाग रही थी तब तकलीफ नहीं हुई इसे। वो मुंह में बुड़बड़ाया। मुहीब ने बहुत नरमी से दोनों पैरों पर से खून पायोडीन से साफ किया, फिर पट्टी बांधी। आहिस्ता से फर्स्ट एड बॉक्स को साइड टेबल पर रख दिया। वो बहुत थक गया था। अपना कोट उतार कर पास रखे सोफे पर डाला, फिर टाई भी इस खूबसूरत लड़की से बिल्कुल चिपक कर लेट गया। नजमा ने तेजी से अपना चेहरा दूसरी सिमत किया। मुहीब अजलाल मलिक, जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में नंबर 1 आता है, वो बैचलर जिसके ख्वाब न जाने कितनी लड़कियां देखती हैं, वो वजीहा मर्द जिसकी एक निगाह दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे, वो जो किसी को एक निगाह बढ़कर न देखे, वो आज खुद बढ़कर किसी लड़की के करीब आया था। वो आम अमीर जादो जैसा नहीं था जो अपना आप हर ऐरी गैरी पर गिरा देते हैं। इसके लिए अपना आप बहुत खास था, जो इसने पहली रात ही अपने बराबर में मौजूद लड़की को बीवी होने की हैसियत से सौंप दिया था। मगर मुकाबल की जानब से एहसानमंदी की बजाय इससे सख्त बेरुखी मिली, जो इसे बेइंतहा नागवार गुजर रही थी। फिर भी कुछ ना कहा। मेरे हाथ तो खोल दो। वो आंखें मूंदे इसके नाजुक कंधे पर अपना खूबसूरत चेहरा रखे अभी सोने ही लगा था कि नजमा की आवाज ने इसे फिर डिस्टर्ब किया। मैंने कहा खोलो मुझे, मेरे हाथ दुख रहे हैं। मुकाबल ने कोई रिएक्शन ही ना दिया, जैसे सुना ही ना हो। बहरे हो गए हो मुजीब? नजमा ने गुस्से से अपना खूबसूरत चेहरा मुहीब के रूबरू किया और जुज़बुज़ होकर अभी बोल ही रही थी कि अचानक इस खूबरू नौजवान ने अपनी आंखें खोली। वो नीली आंखें आग बरसाती मालूम हो रही थी। अगले ही लम्हे इसने थूक गले में निकला। अगर अब हल्की सी भी आवाज आई तुम्हारी, तो मैं उठाकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। वो सख्त लहजे में मफहमाना अंदाज में से वार्निंग दे रहा था। इसकी धमकी सुनते ही नजमा की आंखों में पहली शादी की पहली रात घूमने लगी। शिद्दत कर्ब से इसने अपनी आंखें मूंद ली। मुहीब ने इसकी आंखें बंद करते ही उंगली इसके होंठों से हटाई, अपना सीधा हाथ इसकी नाजुक कमर पर रखकर फिर अपनी आंखें मूंद ली। कभी कभार इंसान को खुद में और जानवरों में कोई फर्क महसूस नहीं होता, बल्कि लगता है वो बेहतर है हमसे। इसने बीकी पलकों के साथ अपने करीब लेटे खूबरू नौजवान को कदवरत बड़ी नजरों से
तकते हुए सोचा इसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। इसी गुस्से और गम की मुली चुली कैफियत में इसने एक बार फिर जुनूनी अंदाज में खुद को आजाद करवाने की कोशिश की। अपनी शहादत की उंगली इसके गुलाबी होंठों पर रखी। खौफ के मारे इस नाजुक जान में वो सो नहीं रहा था। इस बात का नजमा को पूरा यकीन था। कोई कैसे सो सकता है किसी इंसान को इस तरह बांध कर? हाथ तो आजाद ना हुए, अलबत्ता कमर पर इस सितमगर के हाथ की कैद मजीद सख्त हुई थी। शादी की पहली रात के हर लड़की ख्वाब सजाती है। मैंने भी तो सजाए थे। मैंने ज़ारून को एक बार ब्लैक कुर्ते में देखा था। तब से मुझे इस पर ब्लैक रंग बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा था कि इसके लिए ब्लैक रंग की शेरवानी लूंगी। निकाह पाकिस्तान में मोम के सामने करेंगे, चाहे फिर किसी मस्जिद में ही सही। मैं लाल शरारा नहीं पहनूंगी, मैं तो सफेद शरारा जिब्तन करूंगी, क्योंकि ज़रून हमेशा कहता है मैं सफेद रंग में आसमानों से उतरी हुई परी लगती हूँ। इसे ज़रून वो छत की जानिब मुंह कर ज़रून की मोहब्बत भरी निकाहों को याद करके फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। इस जालिम शख्स ने मुझे ज़रून से जिंदगी भर के लिए जुदा कर दिया। मैं अब उसके काबिल नहीं रही। सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तबाह बर्बाद हो गई। वो जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थी। वहां कोई बहरा भी मौजूद होता तो इसकी दर्द भरी दिल को लरजा देने वाली चीखें सुन लेता। बराबर में लेटा हुआ शख्स तो फिर कुव्वते समात वाला था। खुदा करे तुम भी एक दिन खून के आंसू रो मुहीब अजलाल मलक, जैसे मैं रो रही हूं। अब इसने अपना चेहरा मुहीब की जानिब किया था। वो इसके मुंह पर इसे कोस रही थी, बदुआएं दे रही थी। पूरी रात गुजर गई थी रोते रोते। फिर नींद ने कब इसकी आंखों में आकर अपना बसेरा किया। इसे कुछ भी तो खबर नहीं हुई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो इसके हाथ न सिर्फ खुले हुए थे बल्कि मुहीब के सीने पर थे। वो इसे बिल्कुल लग कर सो रही थी, जैसे कोई बहुत मोहब्बत करने वाला कपल सोता है। मुहीब का एक हाथ इसकी गर्दन के नीचे और दूसरा कमर पर था। वो इसके बाहों के मुकम्मल हसार में थी। अगले ही लम्हे बुखलाकर तेजी से उठ बैठी। इसकी हरकत के सबब मुहीब की भी आंख खुली। कमरे में खिड़कियों पर पर्दे डाले थे, इसलिए कमरे में अंधेरा था। सिर्फ मुहीब के साइड वाले लैंप की धीमी लाइट पूरे कमरे में हल्की रोशनी कर रही थी। इसने आंखें मसलते हुए सामने लगी घड़ी को देखा। ओह नो, घड़ी 10 बजा रही थी। वो बहुत लेट हो गया था। तेजी से अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गया। अल्लाह करे मुहीब अजलाल मलक तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम कभी घर वापस आ ही ना सको। नजमा ने इसे जाता देख जोर जोर से बदुआएं दी। वो बेबस लड़की और कर भी क्या सकती थी। वो दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी। मुसलसल जाग जाग कर इसके सर और आंखों में दर्द होने लगा था। अभी इसने आंखें बंद की ही थी कि छम से ज़रून मुस्कुराता हुआ चेहरा इसकी आंखों के सामने आ गया और वो फिर शिद्दत गम की लज्जत महसूस करने लगी। इसे लगा तकलीफ की शिद्दत से इसका कलेजा फट जाएगा। इस गम से फिर अचानक इसे ख्याल आया कि एक हफ्ता गुजर गया मगर ज़रून ने इसे कॉल या मैसेज नहीं किया। ये ख्याल आते ही वो परेशान हो गई। वो अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि इसने ज़रून के एक हफ्ते से कॉल न करने को महसूस ही नहीं किया था। वो उठना चाहती थी मगर दोनों पांव जख्मी होने के सबब वो हिल भी नहीं सकती थी। मॉम मॉम, इसने जोर जोर से अरूसा बेगम को आवाज लगाई। जी मैडम, इसकी आवाज पर एक मुलाजमा नजरें झुकाए कमरे में दाखिल हुई। आपको कोई काम है? इसने नहायत मुहज्जिब अंदाज में सवाल किया। नजमा हैरत से मुलाजमा का चेहरा तकने लगी। मलक मेंशन के मुलाजमीन कब से इसे इज्जत देने लगे। हाँ मोम कहाँ है? वो जैसे अभी भी बेयकीनी किसी कैफियत में थी। फिर सर झटक कर इस्तफसार किया। मिस अरूसा कपड़े धो रही हैं। तेजी से जवाब आया। आपको कोई काम है तो मुझसे कहिए। नजमा को परेशान होता देख वो बोली, तुम क्यों मेरा काम करने लगी? इसने उलझ कर इस्तफसार किया। क्योंकि मास्टर मुहीब ने मुझे आपका ख्याल रखने की सख्त ताकीद की है।
अभी थोड़ी देर में डॉक्टरनी साहिबा भी आती होंगी। इसका जवाब नजमा के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। डॉक्टरनी क्यों? आपके पांव पर कल रात चोट लगी थी ना? वैसे बड़ी अजीब बात है, आप जख्मी पांव के साथ किचन से भागती हुई कमरे में आई, कैसे? वो हैरत से पूछ बैठी थी। सच कहूं तो इस वक्त मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। वो सच ही कह रही थी। वो अलग बात है, इस पर यकीन करना मुश्किल था कि कोई शख्स कांच के टुकड़ों के गोश्त में पेवस्त होने के बावजूद कह रहा है उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। एक बात कहूं, छोटा मुंह और बड़ी बात। वो डर रही थी कहने में। हाँ कहो, नजमा ने इसे इजाजत दी। मास्टर मुहीब के खिलाफ बोलने वाली जुबान ने इस मलक मेंशन में तो क्या दुनिया में नहीं रह पाती? या रही तो जिंदगी मौत से बदतर होती हैं। जबकि आप न सिर्फ इनके खिलाफ बोल रही थी बल्कि इन्हें खूब बददुआओं से भी नवाज रही थी। मैं हैरान हूं, इसके बावजूद उन्होंने पलटकर आपको कुछ न कहा? नजमा इसकी बात सुन तंजिया मुस्कुरा दी, फिर बड़े दिल जले अंदाज से कहा, तुम्हें नजर नहीं आता? रुख मार दी है इसने। मेरी ये तो फकत जिस्म है जिसे तुम सही सलामत देख रही हो। इसकी आंखें करबे शिद्दत से लाल हो रही थी। वो मुलाजमा एक दो सानियों के लिए नजमा का सुर्ख हो सफेद चेहरा देखने लगी। अल्फाज नहीं थे इसके पास जवाब के लिए, इसलिए खामोश हो गई। कुछ लम्हों के लिए पूरे कमरे में खामोशी तारी रही। मेरा नाम कुर्रतुल आइन है, सब मुझे प्यार से ऐनी बुलाते हैं। कोई काम हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं बराबर ही हूं। मैं बाहर ही खड़ी हूं। इसके कहने पर नजमा अस्पात में सर खिलाने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने साथ डॉक्टरनी को लेकर दोबारा कमरे में दाखिल हुई। वो सर पकड़े अपने कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। इसकी आंखें सुर्ख थी। वो टूट चुका था, किच्ची किच्ची होकर इसका वजूद बिखर चुका था। वो नजमा को सरप्राइज देने की नीयत से पाकिस्तान जाने वाला था। इसने टिकट बुक कर ली थी, ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। ऑफिस से काम निपटा कर वो तेजी से बाइक पर बैठा। वो बहुत खुश था। आखिर पूरे 5 दिन बाद वो अपनी दिलरुबा से वापस मिलने वाला था। मुसलसल नजमा से राब्ते में था, इसलिए वो मुतमिन था कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक ठाक है। इसने सोच लिया था कि पाकिस्तान जाकर नजमा के कजन की शादी में शरीक होगा और साथ साथ अरूसा बेगम से खुद नजमा का हाथ मांगेगा। इसे इल्म था कि नजमा अभी तक अरूसा बेगम से बात नहीं कर सकी होगी। इसके मुत्तलिक जाजा की बारात में अभी एक दिन बाकी था। वो बाइक चलाते वक्त यही इमेजिन कर रहा था कि नजमा का रिएक्शन क्या होगा। इसका सरप्राइज देखकर वो यकीनन बहुत खुश होगी, ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा था। इसकी बाइक सिग्नल पर रुकी। वहीं इसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लड़के जो बाइक्स पर सवार हैं इसका पीछा कर रहे हैं। वो बाइक तेजी से भगाने लगा। इन बाइकर्स ने भी इसे मुकम्मल तौर पर घेरे में रखा हुआ था। फिर एक बाइकर ने आगे से आकर इसका रास्ता रोका। अभी वो कुछ समझ पाता इससे कबल ही वो बाइकर्स अपनी बाइक्स से उतरकर इसके पास आए। वो सब हेलमेट पहने हुए थे। क्या चाहते हो तुम लोगों को? वो शरीफ बंदा था, फौरन ही घबराकर इस्तफसार करने लगा। कुछ ज्यादा नहीं, बस तेरी जान। ये कहते ही इनमें से एक लड़के ने जरून का कॉलर पकड़कर इसे बाइक से उतारा और इसके सर से हेलमेट उतार कर रोड पर फेंका। क्या? मगर क्यों? मैंने क्या किया है? वो गड़बड़ाकर पूछने लगा। इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी ना थी। अभी वो पूछ ही रहा था कि पीछे से किसी ने इसकी कमर पर जोरदार लात मारी, जिसके नतीजे में वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। इसका हसीन चेहरा रोड की रगड़ से सुर्ख हो गया था। वो अभी तक खुद को संभाल पाता कि इससे कबल ही उन्होंने इसके गिरे हुए वजूद पर लातें बरसाना शुरू कर दी। इन जालमों में से एक ने इसे बेदर्दी से रोड से उठाकर रूबरू खड़ा किया, फिर इसके मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा। जरून के मुंह से खून निकलकर जमीन
पर तेजी से गिरने लगा। वो गुस्से से बिफर कर जवाबी कार्रवाई करने की नीयत से मैदान में उतरा। अभी अपनी पूरी ताकत के साथ उसे मुक्का मारने ही लगा था कि एक हाथ से कोई उसका गला दबाने लगा। पीछे से इनमें से एक ने इस नहत्ते लड़के के सर पर हाकी का वार किया। अगले ही लम्हे इसे अपने इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। इन लड़कों ने इसके पैरों पर पे डंडे मारे। वो बुरी तरह दर्द की शिद्दत से चीखने लगा। ये तो किस्मत ने साथ दिया था इस लड़के की। यह शायद दवाओं के हिसार में था कि पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। वो सब डर के मारे तेजी से ज़रून को इसी हालत में छोड़कर भागे। ज़रून दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मालूम हुआ कि वो चलने की सलाहियत से महरूम हो चुका है। डॉक्टर के मुताबिक वो अब कभी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था इस हादसे को गुजरे हुए। वो हॉस्पिटल से कल ही वापस आया था अपने वालिदैन के साथ। ये सदमा इसे मार रहा था कि वो अपाहज हो चुका है। इसे बार बार नजमा का ख्याल सता रहा था। इसका कहा जुमला कि वापस आकर शॉपिंग शादी की साथ करेंगे इसे पल पल हजार मौतों से हमकिनार कर रहा था। वो नहीं चाहता था नजमा उसे इस हाल में देखे और मोहब्बत की जगह इस पर तरस खाए। जिन आंखों में वो बेपनाह मोहब्बत देखने का आदी है, इनमें तरस उबरते देखने की इस लड़के की हिम्मत न थी। एक आशिक की मौत के मुतरादिफ है अपने महबूब की आंखों में अपने लिए तरस देखना। फिर वो नजमा के पांव की जंजीर भी तो नहीं बनना चाहता था। वो अच्छी तरह वाकिफ था नजमा के सुनहरे ख्वाबों से। यही वजह थी कि इसने अपने वालिदैन से कह दिया था कि नजमा को इसके साथ हुए हादसे के मुतालिक कुछ ना बताया जाए। बहुत देर से बेल रिंग हो रही थी। इसका कॉल रिसीव ना करना नजमा के दिल में बुरे बुरे ख्यालात ला रहा था। एक वक्त जहन में ये भी ख्याल आया कि अगर इसने पूछा अभी तक वापिस क्यों ना आई तो मैं क्या जवाब दूंगी, इसे कैसे बताऊंगी अपने पर गुजरी क़यामत के मुतालिक। क्या वो ये सब सुनने का हौसला रखता है? क्या वो ये सब सुन सकेगा? आंखों में आंसू तैर रहे थे और लबों पर फकत एक ही दुआ थी कि वो सही सलामत हो। हेलो, वही जानता है किस दिल से कॉल रिसीव की थी इसने। अस्सलामु अलैकुम, इसकी नरम आवाज सुनते ही जैसे दिल में बरपा शोर थोड़ा खामोश हुआ था। आंखें 2-3 सानियों के लिए शिद्दत कर्ब से बंद हो गई थी। पलकें बीक रही थी इस हसीन लड़की की। फिर अपने बिखरे हुए जज्बात पर काबू पाते हुए इसे सलाम किया जैसे वो हमेशा किया करती थी। वालेकुम अस्सलाम। मुकाबल ने भी कुछ लम्हे आंखें बंद कर ली। मनो पत्थर अपने दिल पर रखे आवाज को कदरे नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था वो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो अपनी नाक से बहता पानी हाथ से साफ कर अटक अटक कर बोली। इसकी बड़ी बड़ी आवाज मालूम हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? इसकी आवाज ने ज़रून को फिक्रमंद किया। वो अगले ही लम्हे तेजी से इस्तफसार करने लगा। वो इसे परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही इसे किसी मुसीबत में डालना चाहती थी। इसलिए वह मुश्किल अपनी हालत पर काबू पाते हुए कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये कहते ही इसने स्पीकर पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोने लगी। नजमा बेदर्दी से अपने आंसू पूंछते हुए सेल वापस कान से लगाया। मुझे बहुत जरूरी बात शेयर करनी है तुमसे। ज़रून ने एक गहरा सांस हवा में खारिज करने के बाद कहा, जैसे हिम्मत जमा करनी हो बोलने की। अच्छा क्या? वो तजस्सुस से पूछने लगी। उस लम्हे वो बिल्कुल खाली उल ज़हन थी। उसके तो गमान में भी ना गुजरा था जो मुकाबिल की जानिब से जवाब मिला। ऐसा जवाब जो इसके दिल को गहरा रोग लगा गया, जिसे सुनते ही इसे अपने इर्द गिर्द अंधेरा छाता हुआ नजर आया। मुझे मेरे बॉस की बेटी ने प्रपोज किया था। तुम तो जानती हो मैं शुरू से ही बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बनने के ख्वाब देखता आया हूँ। बॉस की एक ही बेटी है। शादी के बाद बॉस सारा बिजनेस अपने दामाद के हैंड ओवर कर देंगे। ये बहुत बड़ा मौका था मुझ जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए।
मैं डैड की तरह जिंदगी भर मिडिल क्लास बनकर नहीं रहना चाहता था। ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मॉम की तरह काम कर करके पूरी जिंदगी गुजारो। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही मैच साबित नहीं होंगे, इसलिए मैंने अनाबिया को हाँ कर दी है। हमारी नेक्स्ट मंथ शादी है। एज अ फ्रेंड मैं चाहता हूँ तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दो। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो प्लीज मुझे मेरे रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने से न रोकना। मुझे अनाबिया को हाँ करने के बाद अभी तक ये गिल्ट है कि मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ, मगर यार लाइफ में बार बार ऐसे मौका नहीं मिलते। दिल पर मनोपत्थर रख इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था वो। आंखें और नाक सुरख थी इसकी। दर्दे गम की शिद्दत से उसे अपना सीना फटता हुआ महसूस हो रहा था। इसने कहाँ सोचा था जिंदगी एक दिन ऐसा मोड़ भी ले आएगी कि वो खुद अपनी जान को, नजमा को खुद से दूर करेगा। वो नजमा की बेहतरी चाहता था। वो अपनी नजर में इस हसीन गुड़िया के काबिल नहीं रहा था। तुम सुन रही हो ना? बहते हुए आंसुओं के साथ इसने इस्तफसार किया, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब मसूल ना हुआ। नजमा इसने फिर मुखातिब किया, मगर वो वहां होती तो जवाब देती ना। वो तो सकते किसी कैफियत में चली गई थी। इसे लगा आज वो फिर एक बार मर गई। वो वाकिफ थी जरूर कभी झूठ नहीं बोलता, और इतना संगीन मजाक वो तो कभी कर ही नहीं सकता। सेल इसके हाथ से बेड पर गिर गया। जरूर इसकी मोहब्बत, इसकी जिंदगी, इसका जुनून, इसका मान, जिसका साथ पाने के लिए मौत का सामना करने से भी नहीं डर रही थी नजमा। और देखो जरा आज वही साथ छोड़ गया था। वो घर में दाखिल होते ही अरूसा बेगम के कमरे की जानिब आया था। मुलाजमा से नजमा की तरबियत दरियाफ्त की। इसने बताया कि फोन पर किसी से बात की है। इसके बाद से अभी तक इनके कमरे से कोई आवाज नहीं आई। कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने बेड पर बैठी नजर आई। इसे एक निगाह देखकर दरवाजे से ही वापस लौट गया। वही बेटा खाना लग गया है। रूसा बेगम इसे कमरे से निकलते ही सामने से आती नजर आई। वो जाने लगा तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा, नजमा ने खाना खाया है? इसके सवाल ने रूसा बेगम को हैरान कर दिया था। मुहीब मलक कब से किसी के खाने पीने की फिक्र करने लगा। नहीं, इसने खाना नहीं खाया है। मैं अपने कमरे से फ्रेश होकर आ रहा हूं। जब तक आप मेरा खाना अपने कमरे में लगवाइए, वो संजीदगी से कहकर सीढ़ियां चढ़ गया। रूसा बेगम तो खैरत के गोते ही खाती रह गई थी। वो सिर्फ नजमा की खातिर इनके कमरे में खाना खाने वाला था। इतनी मस्बत तब्दीली पर वो क्यों ना खुश होती। वो फ्रेश होकर रूसा बेगम के कमरे में आया। सारा खाना शीशे की टेबल पर सजा दिया गया था। नजमा बेटा क्या हो गया है तुम्हें? शाम से ऐसी हालत में बैठी हो? रूसा बेगम इसकी हालत से अनजान फिक्रमंद लहजे में बोली। इसके चेहरे पर बड़ी मोहब्बत से हाथ रखकर कहने लगी, नजमा बच्चा क्या हुआ है? वो अब नजमा के सामने बैठकर परेशान होकर पूछने लगी, मेरी जान क्यों अपनी माँ को परेशान कर रही हो? बताओ ना क्या हुआ है? वो बड़ी मोहब्बत से दोनों हाथों से इसके हसीन चेहरे पर प्याला बनाकर इस्तफसार कर रही थी। मुझे नहीं बताएगी क्या हुआ है? मैं तो माँ हूं ना तेरी, और इससे भी बढ़कर तुम्हारी दोस्त हूं। मॉम जरूर शादी कर रहा है। बस ये कहकर वो अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसका जुमला सुनते ही मुहीब के तन बदन में आग लग गई थी। इससे ज्यादा बगैरत नहीं बन सकता मैं कि मेरी बीवी मेरे सामने बैठकर अपने आशिक के लिए रोए और मैं खामोशी से सुनूं। खुद से हम कलामी करते हुए इसने सामने रखा कांच का गिलास पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा था, जिसके टूटने की आवाज पर नजमा बेगम और नजमा चौंके और मुहीब की जानिब मतवज्जा हुए। एनी भी तेजी से कमरे में दाखिल हुई थी। दिल चाहा सामने बैठी लड़की का खश्यन नशर कर दे, मगर फिर अचानक वो चीजें याद आने लगी। वो अपने कमरे में बैठकर सर झुकाए। रोना, वो गिरते हुए पत्ते, वो तकलीफ, वो वादा
उस लम्हे वो खून के घूंट पी गया था। अल्फाजों की मान न मारी, ना ही हाथों की, सिर्फ आंखों ही आंखों में इस लड़की को बताया ये हद है इसके सब्र की और दोबारा इसके सब्र को आजमाने की गलती ना करे। इसकी आंखें आग बगोला थी। इससे पहले अरूसा बेगम ने मुहीब को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर जैसे अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। नजमा के नजदीक मुहीब के गुस्से की कोई अहमियत न थी और न ही वो खौफजदा हुई जिसका सब पहले ही तबाह हो गया हो। वो अब क्यों डरे? डर तो मोहब्बत से वाबस्ता होता है और अब मोहब्बत नामी कोई जज्बा नहीं बचा था उस लड़की के दिल में। वो बिला खौफ इसकी नीली आंखों में झांक रही थी, मुहीब के गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी। वो दांत पीसते हुए कहकर कमरे से चला गया था। नजमा जानती थी वो इसे गाली देकर गया है, क्योंकि वो आज तक इसकी माँ को वहशिया बुलाता आया है। आज वो इसे भी वहशिया का खिताब दे गया था।